हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचित सिंह और आज हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 9th का बायो का टॉपिक, जिसमें कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स एंड टुडे विल बी कवरिंग और वी कैन से कि हम लोग आज देखने वाले हैं थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म हमारा बाकी रह गया था, उसको देखेंगे एंड देन विल मूव आई थिंक कि हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज हम लोग स्टार्ट कर देंगे आज के वीडियो में और एक एक करके हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेलिज को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसके डिटेलिंग कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर, उसका क्या रोल है और कहाँ लोकेटेड है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को समझ लेते हैं। वैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स बट रिटन फॉर्म में आपके पास नहीं होगा, तो आज मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिटन भी करा दूंगी, मतलब कि आपको पॉइंट्स भी बुलेट्स के फॉर्म में दे दूंगी। तो एज यू ऑल आर अवेयर, साइटोप्लाज्म हमारा सेल का वो पार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हमें बताने पड़े कि साइटोप्लाज्म कौन सा है, तो आई थिंक कि अभी तक सबको डाउट क्लियर हो जाएगा। दिस इज हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? ना तो ये आउटर कवरिंग है और ना ही ये न्यूक्लियस है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो हमारा रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, लोकेशन कहाँ होता है? तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला रीजन हमारा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। क्लियर है? साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा लिक्विड मटेरियल होता है सेल का। ये लिक्विड पार्ट ही है ना, जिसमें कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज रहेंगे। तो यही सी पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का लिक्विड पार्ट जो हमारा होता है वो हमारा कहलाता है क्या? साइटोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट भी कह सकते हैं, लिक्विड मटेरियल भी कह सकते हैं ऑफ सेल। दूसरा हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है और कोई भी बात नहीं है। जो भी लैंग्वेज से आप फेमिलियर है, जो भी आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट inside where? Fluid content inside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड कंटेंट को, फ्लूइड मटेरियल को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा एग्जिस्ट करेगा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज की अगर बात की जाए तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस दैट सेल ऑर्गेनेलिज हमारे क्या होते हैं? तो दीज आर नन अदर देन इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल which perform a specific function. क्लियर है? सेल का वो भाग जो कि सेल के अंदर रहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इसी सेल ऑर्गेनेलिज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इनको ही हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी। अब मेटाबॉलिक मशीनरी कहने का क्या मतलब है? मशीनरी वर्ड से क्लियर है। वैसे मशीन्स कैसे? मशीन्स मतलब क्या? जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिक मतलब जो भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सारे परफॉर्म करने वाली मशीनरीज होती है हमारी सेल ऑर्गेनेलिज। तो साइटोप्लाज्म के बारे में इतना कुछ जानने को हम लोगों को मिला। नंबर 1, ये हमारा एग्जिस्ट करता है कहाँ? तो साइटोप्लाज्मा हमारा पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ये हमारा लिक्विड मटेरियल होता है सेल का। दूसरे तरीके से, दूसरे टर्म्स में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? तो ये हमारा
हमारा वो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर हम लोग ने देखा सेल ऑर्गेनेलिस को, जो कि हमारे इस साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेगा। बात करें अगर सेल ऑर्गेनेलिस की, तो ये होते क्या है, तो ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, और इनका हर स्ट्रक्चर का, हर ऑर्गेनेलिस के अपने कुछ स्पेसिफिक निर्धारित, पूर्व निर्धारित क्रियाएं होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। चूंकि ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाई इस सेल ऑर्गेनेलिस को हम लोग मेटाबॉलिक मशीनरी कहते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जितने भी सेल के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को करने वाले ये हमारे मशीनरी होते हैं। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिस एक एक करके इन डिटेल। तो लेट मी रेज दिस फर्स्ट। तो चूंकि 9th के बच्चे सेल ऑर्गेनेलिस को तो समझते हैं, यहाँ तक कि वो सेल के कुछ ऑर्गेनेलिस को, स्ट्रक्चर्स को भी जानते हैं। तो आइए हम लोग पहले ऑर्गेनेलिस पढ़ने से पहले लेट अस सी कि कौन कौन से ऑर्गेनेलिस हमारे होते हैं, एंड ये सारे कौन से हमारे प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से हमारे एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं, या कौन से ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो बात करेंगे एक एक करके सारे ऑर्गेनेलिस की। सेल ऑर्गेनेलिस होता क्या है ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखेंगे कि व्हाट इट इंक्लूड्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एक एक करके। इट इंक्लूड्स नंबर 1, अगर हम लोग बात करें तो है हमारा प्लास्टिड्स। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्लास्टिड्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबको एक एक करके, बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ एग्जांपल्स जो कि हमारे सेल ऑर्गेनेलिस के। तो ये प्लास्टिड्स वाली जो स्ट्रक्चर है, जो सेल ऑर्गेनेलिस है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। तो यहाँ बगल में लिख लेती हूँ, ओनली इन प्लांट सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनिमल और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, तो क्या लिख लेंगे, बोथ। क्लियर है। वैक्यूल्स, अब ये भी हमारे दोनों में होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज को यहाँ नहीं मैं मेंशन कर रही हूँ। वैक्यूल्स के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा हो गया ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सारे कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेलिस हैं। किस किस में कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये तीनों हमारा बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट करेगा। नाउ मूविंग फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेलिस को। तो स्टार्ट करते हैं किससे, कोई सा भी पढ़ लीजिए। ये थे सेल ऑर्गेनेलिस। अभी हम लोग देख लेते हैं, ईयर हमारा थोड़ा सा छोटा है तो इसको हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं, और नेक्स्ट एक एक ऑर्गेनेलिस हम लोग पर्टिकुलर वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बात करें ईयर की, तो ईयर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा ये इस तरीके का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर ये बना होता है। उसके स्ट्रक्चर्स हमारे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, फ्लैटेंड सैक्स के फॉर्म में हो सकते हैं। लिखते भी जाएंगे साथ साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर डिफाइन करने की बात आती है तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ मेम्ब्रेनस क्लियर है ना, दिख रहा है ना। इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग, फिक्र मत कीजिए, इसको मैं लिख लेने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी।
enclosing fluid in its cavity। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशंस की, ठीक है। अब ये अगर हम लोग बात करें तो जैसा डेफिनेशंस मैंने लिखा है उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। क्या कहना चाह रहा है ये, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। ये हमारा एक नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क, मेम्ब्रेनस नेटवर्क, मतलब कि इसकी आउटर कवरिंग पे एक मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये कवर्ड होता है। और इस कवर्ड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं। कहाँ पे, उसकी कैविटी में। मतलब कि कोई भी ये स्ट्रक्चर्स अगर हमारा इस फॉर्म में है तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में हमारा क्या पाया जाएगा, फ्लूइड कंटेन। तो इसी को हम लोग कहेंगे इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। अब इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कुछ अलग अलग डिफरेंट शेप्स से मिलकर के बनती है। वो शेप्स कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ट्यूब्यूल्स, क्लियर है। अब ये ट्यूब्यूल्स कैसा दिखेगा, अगर बात करें ट्यूब्यूल्स की, इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा, ये हमारे ट्यूब्यूल्स के साथ साथ वेसिकल्स। वेसिकल्स किसको कहेंगे, तो ये हमारे कुछ क्या उसको बोल सकते हैं, ऑब्लोंग बैग्स। ऑब्लोंग बैग्स, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो अगर बात करें ऑब्लोंग स्ट्रक्चर्स की, ऑब्लोंग बैग्स की, तो ये हमारा सर्कल के फॉर्म में इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड सैक्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब इसी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स को बायो के टर्म में वी रेफर एज अ सिस्टर्न्स। CISTERNAE, सिस्टर्न, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इतना हम लोगों ने देखा है तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आती है। सबसे पहले कि ये हमारे कैसे इरेगुलर नेटवर्क्स होते हैं, इरेगुलर नेटवर्क्स। और क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना यहाँ साइड में भी, एज वेल एज ये कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ तक ये मैटर क्लियर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि हमारे प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये मेड अप होता है हमारे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन से। नंबर 1 इज ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड सैक्स को हम लोग सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। और ये सिस्टर्नी जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इरेगुलर नेटवर्क एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है। यहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने के बाद विल बी सीइंग कि ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज RER एंड नंबर 2 इज SER। अब ये RER और SER की अगर बात करेंगे तो ये होता क्या है, तो अगर RER की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज वेल एज SER की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में फंक्शंस अलग हैं, सेम हैं, क्या कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, तो इस चीज को एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसके टाइप्स, 2 टाइप्स के हैं, RER और SER। अब 2 तरह के हैं तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। ये हमारा स्टैंड करता है फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक
reticulum, and SER stands for smooth endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, आरईआर और एसईआर, एक रफ और एक स्मूथ। अब ये रफ और स्मूथ कहने का क्या मतलब है? तो ये रफ और स्मूथ उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है और रफ क्यों कहते हैं, और एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? तो इसका बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगी। एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स, और यही राइबोसोम्स हमारा कारण है रफ और को रफ होने का और स्मूथ को स्मूथ होने का। अब कैसे? तो इस चीज को देखेंगे। इस चीज को देखने से पहले राइबोसोम्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो ये हमारा डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे, मतलब रफ में भी और स्मूथ में भी? तो नहीं, इट्स अ क्लियर नो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा रफ इसलिए है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक डेंस पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिस वजह से कि इसके स्ट्रक्चर्स का जो ओवरव्यू है, जो दिखता है, वो हमको रफ दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट या वो हिस्सा जिसपे कि किसी तरह का कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, वो हमारा कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि सपोज दैट कि हमारा एक है सेल ऑर्गेनली, इसके ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस स्फेरिकल डेंस पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स हमारा चूंकि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये सरफेस हमारा रिजेंबल हो रहा है एक रफ स्ट्रक्चर लाइक, इसलिए इसको हम लोगों ने कह दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द अदर हैंड दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें किसी तरह का कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से ये हमारे स्मूथ अपीयरेंस दे रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना सा फर्क है। बाकी आगे ये रही स्ट्रक्चर की बात, बाकी आगे हम लोग देखेंगे इसके फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लिया है। एक बार मैं इसको वापस से रिकॉल करा दे रही हूँ। बात करेंगे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये हमारा मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो कि इंक्लूज करता है फ्लूइड कंटेंट को। फर्दर ये हमारा इरेगुलर, डेंस, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर्स होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉन्टिन्यूअस, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। फर्दर ये बने होते हैं कुछ 3 तरह के टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं हमारे, जिसमें कि एक हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया, एक वेसिकल्स हो गया, और एक पैरेंट सैक्स, जिसको कि हम लोग सिस्टर्नी कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। नंबर 1 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे हमारे अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस पे राइबोसोम्स, जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर्स हम लोगों को रफ दिखाई देता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Whereas if we talk about a smooth endoplasmic reticulum, तो smooth endoplasmic reticulum में किसी तरीके का कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होता है, which makes the surface cleaner and smooth. That's why this is called as smooth endoplasmic reticulum. अब इन दोनों के फंक्शंस में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट को देखेंगे। रफ पे अटैच्ड होते हैं हमारे राइबोसोम्स, which means they synthesize proteins, whereas स्मूथ में हमारे किसी तरीके का कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है, तो ये हमारा सिंथेसिस करेगा फैट को। याद रखने वाली बात है, रफ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, एज वेल एज राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इस वजह से रफ एयर का फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ पे हमारे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, विच मीन्स कि हमारा कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, तो ये क्या सिंथेसाइज करेगा, तो ये सिंथेसाइज करेगा हमारा फैट। यहाँ तक की कहानी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस में चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिख रहे हैं तो दोनों का इकट्ठे लिख देते हैं, इसी में एसईआर और आरईआर दोनों इंक्लूड कर दूंगी। तो पहले लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दैट इज SER, सिंथेसाइज, मतलब कि बनाता है, जो मैंने अभी आपको बोला है, सिंथेसाइज फैट्स एंड लिपिड्स। क्यों? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये हमारा पहला हो जाएगा कि हमारा ये क्या हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सिंथेसाइज करता है फैट और लिपिड्स को, सिंथेसाइज फैट्स एंड लिपिड। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको फैट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा लिखा मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिख करके RER लिख रही हूँ। क्लियर है? तो RER की अगर बात करेंगे तो हमारा ये हेल्प करेगा किस चीज में? RER is site for protein synthesis. अब प्रोटीन सिंथेसिस का ये साइट होता है कौन? RER। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ये दोनों तो मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे फंक्शन। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे ER की बात करेंगे, मतलब कंबाइंडली, स्मूथ और RER को अलग अलग नहीं करेंगे। तो ER का फंक्शन हमारा और क्या हो सकता है? तो इट फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ER फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। किसी भी सेल का स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा हेल्प करेगा। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, ER फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ER हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हमारा ER हेल्प करता है, उसी चीज को लिखेंगे, ER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन of membrane of cell। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 फंक्शंस हो गए। पांचवा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पांचवा हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें का हमारा एक SER का ही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये फंक्शन है। SER helps in डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को हार्मलेस बनाना, इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। याद रहेगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हार्मलेस बनाना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये थी हमारी फंक्शंस कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्लियर है? एक बार देख लीजिए। अब इसको मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ। अगर बात करेंगे ER की फंक्शंस की, तो ER के फंक्शंस पहले तो इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइडेड। RER हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, SER हमारा फैट और लिपिड्स को सिंथेसिस करेगा। ये हमारा स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाने में मदद करेगा सेल का, एज वेल एज ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन्स को भी बनाने में हेल्प करेगा। SER हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो अब सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ। मेम्ब्रेन अगर हम लोग सेल का बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो हम लोगों को जरूरत होती है किसकी? क्योंकि हमारा बना होता है प्रोटीन और प्रोटीन प्लस लिपिड्स, और ये सब कहाँ सिंथेसिस हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रहा है ना। तो बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन वी नीड प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए है हमारा सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करेगा। अब इस मेम्ब्रेन बनाने के प्रोसेस को बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस बनाना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इतना कुछ ER के बारे में आपके जानने लायक बातें थी। अब इसी तरीके से विल बी डिस्कसिंग ईच ऑर्गेनेलीज इन डिटेल्स इन अ सेपरेट वीडियो। अलग अलग वीडियोस में आपको एक एक सेल ऑर्गेनेलीज मिलेगा। तो अगर कोई भी डाउट रहे एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम एज वेल एज जो भी मैंने प्रीवियसली वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं, तो आप बेझिझक
कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि डाउट्स रहेगा, बट स्टिल अगर कुछ लगे ऐसा या फिर पढ़ाने के बाद जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स और वहां पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक बार पढ़िएगा। ऐसा लगे कि कोई भी पॉइंट छोटा या बड़ा, कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस भी अगर छूटा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि वो आप क्लियर कर लें, क्योंकि अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके ये पाइल अप हो जाएगा और वो काफी ज्यादा एक बर्डन हो जाएगा। तो वैसी कुछ गलतियां नहीं करनी है। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग है, बहुत टाइम है, जस्ट स्लोली बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आगे के वीडियोस में भी आपको इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।